आपको हमारी अर्थ नजर आ रही है, ठीक है। ये बिल्कुल गोल है। ये पैसिफिक ओशन आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही हमने इसको एक पेज पे ड्रा किया तो ये कुछ मैप इस तरह का नजर आना शुरू हो गया, ठीक है। आपने बताया था कि एक ही जगह पे दोनों लाइन जहां पे मीट करती है वो गल्फ ऑफ गिनी के पास जो कि अफ्रीका के अंदर मौजूद है वहां पे मीट करती हैं। फेमस अब पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से साउदर्न और ए से जो है वो आर्कटिक ओशन। ये 5 ओशन जो है वो आपको इस ट्रिक के साथ याद हो जाएंगे, ठीक है। ये जो लाइन है ये हमें लोकेशंस के बारे में बताती हैं, कौन सा कंट्री किस जगह पे लाई करता है, और हम इससे जो है वो इजीली चीजों को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजाज। आज हम वर्ल्ड मैप को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि कौन सा कॉन्टिनेंट किस जगह पे मौजूद है, दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं बाय पॉपुलेशन, बाय एरिया वाइज, कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ा है और किस सीक्वेंस से आपने इसको याद करना है। और इसी तरह हम यहाँ पे मौजूद ओशंस के बारे में देखेंगे, किस कॉन्टिनेंट में कितने कंट्रीज हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। आज हम हर चीज को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे मौजूद इमेजिनरी जो लाइंस हैं जो हमारी वर्ल्ड को मुख्तलिफ लोकेशंस में मुख्तलिफ टाइम में डिवाइड करती है, आज हम उसको देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो वर्ल्ड है वो एलिप्टिकल है, लेकिन जब हम मैप को एक पेज पे बनाते हैं या बोर्ड पे बनाते हैं तो उसको हम बिल्कुल फ्लैट इसी तरह बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपको पैसिफिक ओशन इधर भी नजर आ रहा है और पैसिफिक ओशन इधर भी नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल एक ही ओशन है, ये दोनों साइडों से जो है वो एक ही ओशन आपको नजर आएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इधर दिखा देता हूँ। ये आपको हमारी अर्थ नजर आ रही है, ठीक है। ये बिल्कुल गोल है। ये पैसिफिक ओशन आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही हमने इसको एक पेज पे ड्रा किया तो ये कुछ मैप इस तरह का नजर आना शुरू हो गया, ठीक है। आपने इससे ये याद रखना है। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉन्टिनेंट क्या होता है, बरे आज़म क्या होता है। बर्री का तो आपको पता है कि खुश्की को कहते हैं, आज़म बड़े मतलब खुश्की का एक बड़ा टुकड़ा जो चारों तरफ से जो है वो पानी से घिरा हो, उसको हम बड़े आज़म कहते हैं और इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। दुनिया में पाए जाने वाले कॉन्टिनेंट कितने हैं हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्थ अमेरिका 1, साउथ अमेरिका 2, यूरोप 3, अफ्रीका 4, एशिया 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और अंटार्कटिका 7। दुनिया में 7 बड़े कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है बाय पॉपुलेशन, कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है बाय एरिया वाइज, कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है और किस सीक्वेंस से आपने इनको याद करना है, ठीक है। कॉन्टिनेंट तो हमने समझ लिया कि एक जमीन का बड़ा टुकड़ा जिसको चारों तरफ से पानी ने घेरा हो, उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं। सबसे पहले जो एरिया वाइज पे हम बात कर लेते हैं कि कौन सा बड़ा है। एरिया वाइज सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट आपको नजर आ रहा है वो एशिया है, ठीक है। सबसे बड़ा जो एरिया वाइज कॉन्टिनेंट है हमारी अर्थ पे वो एशिया है, ठीक है। आप इसको नंबर 1 दे लें, ठीक है। ये हम एरिया के एतबार से सबसे पहले बात कर रहे हैं। एशिया जो है वो नंबर 1 कॉन्टिनेंट है बाय एरिया वाइज, ओके हो गया। सेकंड नंबर पे दूसरा जो बड़ा कॉन्टिनेंट है बाय एरिया वाइज वो अफ्रीका है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे जो बाय एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। और इसी तरह फोर्थ नंबर पे जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो साउथ अमेरिका, ठीक है। पहला एशिया, साथ ही अफ्रीका, ठीक है। थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका। अब फिफ्थ नंबर पे आपको ये नजर आ रहा है एंटार्कटिका, ठीक है। आप यूरोप का ये एरिया देखो बिल्कुल कम है, लेकिन एंटार्कटिका का अगर मैप में देखो तो वो यूरोप से ज्यादा है और ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आपने कॉमन सेंस यूज करनी है। तो एंटार्कटिका जो है वो 5th नंबर पे आएगा और 6th नंबर पे जो आएगा वो यूरोप आएगा, ठीक है। और लास्ट पे बाय एरिया वाइज जो कॉन्टिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और इसी तरतीब से जो है आपने इनको याद रखना है, सही है। और आपको मैं जो है वो इसकी थोड़ी सी एनिमेटेड पिक दिखा देता हूं ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए इसकी। जैसे ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये पूरा हमारा वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पे एशिया
आपको नजर आ रहा होगा, ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। उसके बाद आप मैप के अंदर देखेंगे तो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट नजर आएगा, और सेकंडली ये देखें आपको साउथ नॉर्थ अमेरिका सॉरी, और देन साउथ अमेरिका, और ये 5th नंबर पे सारा साउदर्न रीजन आ जाएगा, जिसको हम एंटार्कटिका कहते हैं। और इसके बाद जो है यूरोप ये, और देन लास्ट पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ठीक है, ये बाय एरिया वाइज हमने इसकी डिवीजन की है। और देन अब हम देख लेते हैं बाय पॉपुलेशन। आपको पता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो एशिया के अंदर ही है। एशिया के 2 कंट्रीज जैसे इंडिया है, इंडिया के बाद चाइना है, ठीक है, ये 2 कंट्रीज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। तो हमारा जो प्यारा कंट्री पाकिस्तान है वो भी 5th नंबर पे आता है बाय पॉपुलेशन, वो भी एशिया के अंदर ही आता है, और ज्यादातर जो आबादी है तो एशिया के अंदर ही वो हम जो है वो समझेंगे। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि नंबर 1 जो बाय पॉपुलेशन वो एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे वो भी अफ्रीका है। बाय एरिया वाइज और बाय पॉपुलेशन एशिया और अफ्रीका जो है वो ये साथ साथ आएंगे। ठीक है, और उसके बाद 3rd नंबर पे अब थोड़ी सी चेंज है। आपको पता है कि हाई डेंसिटी पॉपुलेशन जो है वो यूरोप के अंदर पाई जाती है, ये 3rd नंबर पे है बाय पॉपुलेशन। ये सेम उसी तरह 3rd नंबर पे अब आ गया यूरोप। ठीक है, और आपको पता है कि इसके बाद 4th नंबर पे नॉर्थ अफ्रीका के बाद हमने कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, यहाँ पे हाई डेंसिटी पॉपुलेशन पाई जाती है, लेकिन यूरोप से कम पाई जाती है, इसलिए ये 4th नंबर पे आएंगे। ठीक है, और 5th नंबर पे जो है वो साउथ अमेरिका आएगा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के बाद 5th नंबर पे साउथ अमेरिका आएगा, जैसे यहाँ पे इक्वाडोर है, बोलीविया है, अर्जेंटीना है, और ब्राजील वगैरह जो है वो हाईली डेंसिटी पॉपुलेशन है यहाँ पे। ठीक है, अब 5 ये हो गए, 2 रह गए, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्कटिका। ठीक है, यहाँ पे आपने कॉमन सेंस यूज करनी है कि जाहिर सी बात है किस कंट्री में ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो 6th नंबर पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया आएगा, और लास्ट पे जो है बाय पॉपुलेशन एंटार्कटिका आएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हमने बाय पॉपुलेशन और बाय एरिया वाइज तमाम कॉन्टिनेंट्स को देख लिया कि किस रीजन में कितनी पॉपुलेशन है और कौन सा जो है वो बाय एरिया वाइज बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अब हम 2nd नंबर पे ओशंस देखेंगे। दुनिया में पाए जाने वाले जो बड़े बड़े ओशंस हैं वो 5 हैं। ठीक है, 5 ही बड़े ओशंस पाए जाते हैं। इनकी रैंकिंग क्या है, हम रैंक इसको किस एतबार से करते हैं, हम रैंक इसको बाय एरिया वाइज करते हैं, ठीक है, और बाय डेप्थ करते हैं, और बाय वॉल्यूम करते हैं। ये 3 चीजों को हम देख के किसी भी ओशन का अंदाजा लगाएंगे, उसको रैंक करेंगे कि कौन सा ओशन जो है किस ओशन से ज्यादा बड़ा है या छोटा है। ठीक है, सबसे पहले तो 5 ओशन है, हमें ये याद करने पड़ेंगे। इसके लिए तो आपको पता है कि ट्रिक है पैसा, विच इज मोस्ट फेमस। पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से साउदर्न, और ए से जो है वो आर्कटिक ओशन। ये 5 ओशन जो है वो आपको इस ट्रिक के साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, अब ये है कहाँ कहाँ पे, आपको पैसिफिक ओशन सबसे पहले ये नजर आएगा एशिया की ईस्टर्न रीजन में, और इसी तरह नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की वेस्टर्न रीजन में आपको नजर आएगा अगर आप मैप के अंदर देखेंगे। ठीक है, और ये सबसे बड़ा ओशन है बाय एरिया वाइज, वॉल्यूम और डेप्थ के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा जो ओशन है ये पैसिफिक ओशन है। ठीक है, और देन 2nd नंबर पे जो रैंक किया गया है सबसे बड़ा ओशन है वो अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन की लोकेशन जो है वो किधर है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के जो है वो ईस्टर्न रीजन में, और अफ्रीका, यूरोप के वेस्टर्न रीजन में जो ये दरमियान वाला एरिया है, अगर मैप के अंदर आप देखेंगे तो अटलांटिक ओशन का एरिया आपको नजर आएगा। तो ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ओशन है। ठीक है, और 3rd नंबर पे इंडियन ओशन। ठीक है, एशिया के नीचे अफ्रीका की जो है वो ईस्टर्न रीजन में, और ऑस्ट्रेलिया की जो वेस्टर्न रीजन में। ठीक है, इंडियन ओशन आपको नजर आएगा जो कि तीसरा बड़ा दुनिया का समंदर है। और देन 4th नंबर पे सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, 4th नंबर पे साउदर्न ओशन, ये आपको नजर आ रहा है। एंटार्कटिका के पास जो ओशन है ये साउदर्न ओशन है, और ये रैंकिंग के हिसाब से
दुनिया का चौथा बड़ा समंदर है। और इसी तरह लास्ट पे जो है वो आर्कटिक ओशन है, जो सबसे छोटा समंदर है, और ये नॉर्दर्न रीजन्स में आता है। ठीक है, जैसे यूरोप है, यूरोप के ऊपर, एशिया के ऊपर, ठीक है, ये सारी जो है वो बिल्कुल आइस वाली जगह है, ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, ठंडे इलाके हैं। ठीक है, ये कनाडा के भी ऊपर, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इन कंट्रीज को देखा था। ठीक है, ये बाय वॉल्यूम, बाय डेप्थ और जो है वो बाय एरिया वाइज हमने इनकी रैंकिंग को देख लिया है, और इसको किस तरह याद करना है वो भी हमने देख लिया है। अब कोस्टल लाइन जो है वो किन समंदर की बड़ी हैं और उसको कैसे रैंक किया गया है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है। पहले जो तीन, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, ये बिल्कुल रैंकिंग के हिसाब से सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर पे बाय जो कोस्टल लाइन के हिसाब से जो है वो आर्कटिक ओशन बड़ा है, क्योंकि ये अपनी बाउंड्री जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीज के साथ शेयर करता है एज कंपेयर टू साउदर्न ओशन। ठीक है, देन साउदर्न ओशन जो है वो फिफ्थ नंबर पे आएगा कोस्ट लाइन के हिसाब से। ठीक है, कोस्ट लाइन कहते हैं कि लैंड मास के साथ जो समंदर लगता है उस रीजन को, ठीक है, कोस्टल रीजन कहते हैं हम उसको। उस हिसाब से जो है वो साउदर्न लास्ट पे आएगा, आर्कटिक जो है वो फोर्थ नंबर पे आएगा, बाकी जो है वो सेम ही रैंकिंग रहेगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम सीज को देख लेते हैं। सी क्या होता है, ओशन और सी में क्या फर्क है। ओशन जो होता है ये एक बहुत बड़ा जो है वो एरिया होता है पानी का, और जो सी होता है ये एरिया के एतबार से ओशन से छोटा होता है, और लैंड जो मासीज आपको नजर आ रही हैं ये इनके साथ साथ होता है। ठीक है, जैसे इधर अरेबियन सी है, इधर हमने कैरेबियन सी पढ़ा था, ठीक है, बेरिंग सी पढ़ा था, लेब्राडोर सी पढ़ा था, ब्योफर्ट सी पढ़ा था, साउथ चाइना सी पढ़ा था। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये सी वो होते हैं जो अपना लैंड मास के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और ओशन के मुकाबले में इनका जो वॉल्यूम है वो छोटा होता है। ठीक है, दुनिया के जो बड़े बड़े सीज कौन से हैं या इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे एक सी पाया जाता है, साउथ चाइना सी। ठीक है, साउथ चाइना सी यहाँ पे पाया जाता है, आपको पता है। इधर अरेबियन सी पाया जाता है, हमारी भी कोस्टल लाइन इसके साथ शेयर होती है। ठीक है, ये मैं रैंकिंग के हिसाब से नहीं बता रहा, ये जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ। रैंकिंग के एतबार से सबसे बड़ा जो सी है वो साउथ चाइना सी है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे कैरेबियन सी पाया जाता है, सेकंड नंबर पे आता है बाय रैंकिंग। इनकी रैंकिंग याद करने की जरूरत नहीं है, याद करनी है तो एक दो की कर लें। सबसे बड़ा साउथ चाइना, दूसरे नंबर पे कैरेबियन सी आता है। ठीक है, और इसी तरह आपको पता है कि जो सी एक डिवाइड करता है एशिया और नॉर्थ अमेरिका को, हमने बेरिंग स्ट्रेट भी यहाँ पे पढ़ा था, तो यहाँ बेरिंग सी पाया जाता है। ठीक है, ये भी एक बड़ा सी है। और यहाँ पे यूरोप और अफ्रीका के दरमियान में एक सी पाया जाता है जिसको मेडिटेरियन सी कहते हैं। ठीक है, मेडिटेरियन सी। और यहाँ पे गल्फ ऑफ मेक्सिको, जिसका रिसेंटली नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है, वो भी सी के जुमरे में आता है, और दुनिया के बड़े बड़े सीज में जो है इसका शुमार होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चंद एक जो है वो सीज जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारी अर्थ पे मौजूद कुछ इमेजिनरी लाइंस के बारे में। वो लाइंस जो हमें मदद देती हैं किसी भी लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए, किसी भी टाइम को फाइंड करने के लिए। वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ हम खुद उनको ड्रा करते हैं ताकि हम अपनी जो अर्थ की स्टडी है उसको बेहतर कर सकें, अपनी लोकेशंस को इजीली फाइंड कर सकें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में जो है वो एक लाइन पास करती है, जैसे मैं इधर ड्रा करने लगा हूं, ये एक लाइन जो है वो पास करती है। इस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल अर्थ के सेंटर से पास करती है। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री की होती है। ठीक है, इसका जो एंगल है वो 0 डिग्री है, और इसके जो ऊपर वाली 23.5 से जो ऊपर इसके एक लाइन है, उसका भी आप देख लें उसको क्या कहते हैं। ठीक है, वो हमारे मुल्क पाकिस्तान से भी गुजरती है, और उस लाइन को हम
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 नॉर्थ साइड पे होती है, ठीक है। और इसी तरह 23.5 जो है वो साउदर्न साइड वाली जो लाइन है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से भी लाई करती थी, हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और इसी तरह 66.5 दर्जे एक ऊपर जो है लाइन पास करती है, और उस लाइन को हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, जो कि 66.5 नॉर्दर्न साइड पे होती है। और इसी तरह 66 पॉइंट जो है वो साउदर्न साइड वाली जो लाइन है उसको एंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, ठीक है। ये जो लाइन पास कर रही है इसको एंटार्कटिक सर्कल, 66 पॉइंट साउदर्न साइड पे होती है, ठीक है। ये जो लाइन है ये हमें लोकेशंस के बारे में बताती हैं, कौन सा कंट्री किस जगह पे लाई करता है, और हम इससे जो है वो इजीली चीजों को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो हमने इक्वेटर पढ़ा था, ये सेंटर से जो लाइन पास करती है, ठीक है, ये इक्वेटर है। और देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर किस कॉन्टिनेंट से पास करता है? एक ही कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, आपको नजर आ रहा है, ठीक है। कैंसर भी इससे पास कर रहा है, कैप्रिकॉर्न भी कर रहा है, और इक्वेटर भी पास कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह ऊपर से नीचे नॉर्दर्न से साउथ की तरफ जो है वो एक लाइन हम ड्रा करते हैं जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, सॉरी यहां से नहीं, यहां से करते, इस लाइन को हम प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, जिससे हम टाइम को फाइंड करते हैं, प्राइम मेरिडियन। ये जब एक्सटेंड होती है अपने पोल्स की तरफ तो ये लाइंस का जो एंगल है वो कम होता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे ये अपने पोल्स की तरफ एक्सटेंड होती है। और किस रीजन पे ये प्राइम मेरिडियन वाली लाइन और इक्वेटर वाली लाइन जो है वो एक ही जगह पे ज्वाइन होती है, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ईस्टर्न रीजन पे। आपको पता है कि जहां पे एक कंट्री है गिनिया, ठीक है, और ये जो मैंने ड्रा किया है रीजन, इसको गल्फ ऑफ गिनी कहते हैं, ठीक है, गल्फ ऑफ गिनी। और यहाँ पे जो है ये दोनों लाइन मीट करती हैं, कहाँ पे? गल्फ ऑफ गिनी। ये पेपर में आपसे पूछ सकता है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चीजें जो है वो आपने याद रखनी है। और हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इनके बारे में जो है वो हम अलग से पढ़ेंगे, वो एक कंप्लीट टॉपिक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि वर्ल्ड मैप पे जो लाइंस, इमेजिनरी लाइंस जो ड्रा की गई हैं वो मैंने आपको समझाने के लिए की है, ठीक है। जो इक्वेटर है ये दरमियान से लाइन आपको पता है गुजरती है। इसके जो ऊपर वाला जो रीजन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आएगा, ठीक है। हेमिस्फीयर का भी हम देख लेते हैं। इसके ऊपर वाला जितना भी रीजन आता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जैसे ये एशिया आता है, ठीक है। और इसके नीचे वाला जो रीजन है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में आएगा। इस तरह प्राइम मेरिडियन जो लाइन है इसकी ईस्ट वाली जो साइड है आपको पता है कि ईस्टर्न होती है, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर होएगा। और इसी तरह जो इसकी वेस्टर्न साइड वाला जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर होएगा। और इसी तरह ये लाइंस जो है ये हेमिस्फीयर के अंदर भी अर्थ को डिवाइड करती हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जो ऑस्ट्रेलिया है ये साउदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है। आपको पता है कि ये साउदर्न रीजन है, और कौन सा रीजन है? ये ईस्टर्न रीजन है, ईस्ट साइड पे है और साउदर्न साइड पे है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया पूरे का पूरा जो लाई करता है वो साउदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है। आपने ये बताना है कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान वो किस हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो आपने कमेंट के अंदर मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। आज के हवाले से बस यही बेसिक थोड़ा सा था, ताकि आपको चीज़ों की समझ आ सके। हमारे वर्ल्ड पे कुछ लोगों को बड़ा जो है वो इशू आ रहा था मैप को देखने में, समझने में, तो मैंने थोड़ा सा बेसिक सा जो है वो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया है ताकि आपको इसकी समझ आ सके, ठीक है। आपको एक मैं पिक भी दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए इस चीज़ की। ये हेमिस्फीयर, जैसे ये ऊपर से नीचे वाली लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है,
इस रीजन को हम जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे और इस रीजन को हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। और इसी तरह ये लाइन दरमियान में जा रही है, ठीक है, वेस्टर्न से ईस्ट की तरफ, तो ये भी डिवाइड कर रही है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर को, ठीक है। ये आपने याद रखना, ये नीचे लिखा भी हुआ है। और इसी तरह ये इक्वेटर की लाइंस जो हमने पढ़ी थी, इसके ऊपर वाली टॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाली टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, ये 66.5 साउथ की तरफ एंटार्कटिक सर्कल है, और इसी तरह 66.5 जो नॉर्दर्न की तरफ है वो आर्कटिक सर्कल है, ठीक है। ये प्राइम मेरिडियन लाइन जो है वो गुजर रही है। और जो मैंने आपको बताया था कि एक ही जगह पे दोनों लाइन जहाँ पे मीट करती है वो गल्फ ऑफ गिनी के पास, जो कि अफ्रीका के अंदर मौजूद है, वहां पे मीट करती हैं। ये आपने जो है वो बेसिक सा लेक्चर जो हमने पढ़ा है इसको नोट कर लेना है। और आपको पता है कि हम हर कॉन्टिनेंट को अलग अलग पढ़ रहे हैं, हमारा ऑलमोस्ट पूरी जियोग्राफी हो चुकी है। उम्मीद है कि आप लेक्चर ले रहे होंगे, अगर नहीं ले रहे तो आप लाजमी लें। हम 1 बाय 1 हर कंट्री को और उसकी पॉलिटिक्स को, उसकी जियोग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं, उसके करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लेक्चर लें, अपने नोट्स बनाएं और जॉब निकालें, ठीक है।